हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंश्योरेंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लगभग 100 साल जो पुराना उसकी हिस्ट्री रही है कि मतलब उससे तब से वो अस्तित्व में है। और इससे पहले जो है बताया गया कि सबसे पहले जो है 1706 में इसको लंदन में जो है शुरू किया गया था और 1818 में आपको बताया था कि इसको इंग्लैंड में जो है वहाँ पे इसने शुरुआत की। उसके बाद है वो कहते हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसी कोई मेन प्रमुखता इसकी नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज़, टू और मतलब एक तो आपकी जो बीमा करवाने वाला है, एक जो बीमा कंपनी है, उन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, या हम इसको आश्वासन भी कह सकते हैं कि अगर इस अनुबंध के अकॉर्डिंगली इसकी सीमाओं में जो है ये वर्णन किया जाता है कि अगर किसी अयोग्यता, दुर्घटना, रिटायरमेंट, मृत्यु होने के बाद जो है एक वित्तीय सुरक्षा के रूप में इसको दिया जाता है। इसके बाद है कि जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इन इंडिया, कि इंडिया में जो है इसकी किस तरह की जो है वो ग्रोथ हुई है। तो इसमें जो है कुछ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ है। तो पहला है PLI। PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो 1884 में हुई थी और उसका जो मेन मोटिव था, जो पोस्ट विभाग के, इनकी डाक विभाग के जो कर्मचारी थे उनको बेनिफिट देना, मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे उन्हीं को इसका लाभ प्रदान होता था। उसके बाद वो कहते हैं कि 1988 में, ठीक है, इसके बाद 1988 में टेलीग्राम जब दिया जाता था उसके कर्मचारियों के लिए भी इसको शुरू किया गया। बाद में ये योजना जो थी सेंटर, ठीक है, और सेंटर में, स्टेट में जितने सरकारी राज्य कर्मचारी हैं या स्थानीय संस्थाएं हैं या नगर निगम है, रिज़र्व बैंक है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो, या फिर पोर्ट ट्रस्ट हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर गवर्नमेंट के अंडर चल रही जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, रेलवे है, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि, इन सभी कर्मचारियों के लिए जो है इसको PLI को शुरू कर दिया गया। उसके बाद कहते कि ये शुरुआत सबके लिए कब की गई? 1988 में। 1995 में, इसके बाद आता है 1995 में इसको पब्लिक के लिए भी जो है वो ओपन कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तो सारे विभागों के लिए, शुरुआत ये पोस्टल वाले के लिए हुई थी कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं सिर्फ उन्हीं के लिए था। यहाँ पे उसके बाद सबके लिए खोल दिया, सेंट्रल स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सब के लिए। 1995 में ये पब्लिक के लिए ओपन दे दिया गया और इसका जो नाम है इसके लिए इसको आरंभ किया गया, जनता साधारण के लिए इसको जो है वो आरंभ किया गया। और सार्वजनिक बीमा को ग्रामीण सार्वजनिक बीमा जो है वो नाम दिया गया। अब सेकंड है इसमें हमारे पास LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 1956 में सबसे पहले भारत में जो निजी बीमा करता थे, ठीक है, प्राइवेट मतलब प्राइवेटली जो बीमा करवाने वाले थे, तो बीमा करने वाले थे, तो उन्होंने इसको शुरुआत किया। 1956 में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना करके, अच्छा उसकी इससे पहले जो है वो प्राइवेट सेक्टर में था, ठीक है, 1956 से पहले भारत में प्राइवेट सेक्टर में था। 1956 के बाद जो है इसको जो है भारत में भारतीय सरकार ने जो है क्या किया कि इसको
शुरुआत जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। और 1956 के बाद जो है बीमा निगम एक एकाकी जीवन बीमाकर्ता के रूप में जो है वो कार्य करने लगा, और इससे जो है इसका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ उसकी बढ़ी। थर्ड है इसमें हमारे पास प्राइवेट इंश्योरर्स, ठीक है, निजी बीमा करता। इसमें क्या है कि जो जीवन बीमा निगम है वो 1999 में, सॉरी ज़्यादा हो गया 9 है ना, 1999 में एक बीमाकर्ता के रूप में इसने शुरुआत की। और 1999 में जो है इसने क्या किया, 1999 में एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हमने IRDA, इसकी जो है वो स्थापना की, और इसमें नियमों में इसके कुछ सुधार किए। फिर कहते कि सन 2000 में जो है IRDA को निजी बीमाकर्ताओं को भी जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तब से जो बीमा का व्यवसाय है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। अब अगर हम रिसेंटली देखें तो 2014 में 24 कंपनीज़ जो हैं वो बीमा कंपनीज़ हैं। मतलब रिसेंट का ये डाटा जो 2014 का है हमारे पास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। वो कहते हैं कि 1990 जब लिबरलाइजेशन मतलब जब इसको उदारीकरण किया गया, मतलब जब ये 1999 में IRDA था, ठीक है, और 2000 से क्या किया था कि इसको जो है प्राइवेट सेक्टर के जो बीमा कंपनीज हैं उनके लिए भी इसको ओपन कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि इससे विदेशी जो बीमाकर्ता को भारतीय बीमा में बाज़ार करने का एक रास्ता मिल गया, और बीमा कंपनियों में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। और इससे जो है इसके माध्यम से क्या हुआ कि 49% जो है विदेशी उसको मतलब कि 49% तक वो इन्वेस्ट कर सकते थे। और इसके लिए जो है क्योंकि इसके लिए 2014 में क्योंकि आर्थिक मामला था तो उसके लिए एक मंत्रिमंडल समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था CCEA, मतलब कि क्लार्क कंट्री एजुकेशन एसोसिएशन, ठीक है। और इसमें कहते उन्होंने कि इन्होंने एक बीमा कंपनियों को विदेशी संवर्धन बोर्ड मतलब कि FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड को समिति ने बनाया। ये क्या है, कमेटी थी जिसने एक बोर्ड को जो है वो बनाया। वो क्यों बनाया गया, इसमें ये डिसाइड किया गया कि इसमें 49% जो है शेयर इन्वेस्ट करके फॉरेन कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट में भागीदारी दे सकती है। करैक्टरिस्टिक्स हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, जिसमें जो जीवन बीमा अनुबंध में बीमित व्यक्ति क्या करता है, बीमाकर्ता को प्रस्ताव देता है कि मुझे जो है बीमा कराना है। बीमाकर्ता उसको स्वीकार कर लेता है और अनुबंध पूरा हो जाता है। मतलब एक तरफ से प्रपोजल दिया जाता है, दूसरी तरफ से जो है वो एक्सेप्टेंस दी जाती है। कंसीडरेशन होता है, कोई ना कोई प्रीमियम की अमाउंट पे की जाती है जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि उसने बीमा करा दिया है। लीगल कैपेसिटी है, बीमाकर्ता के साथ समझौता हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से सक्षम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 18 वर्ष से अगर कम आयु का कोई पर्सन है या कोई पागल है जो समझौता करने के योग्य नहीं है, तो बीमाकर्ता भी समझौता करने के लिए वैधानिक रूप से कहते हैं कि सक्षम होना चाहिए, लीगल कैपेसिटी का होना चाहिए वो। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि कोई भी जीवन बीमा है उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो मैच्योरिटी वैल्यू का होना ज़रूरी है। मतलब पता होना चाहिए कि कितनी मैच्योरिटी इसकी, मतलब आज जो वो पैसा प्रीमियम एज ए प्रीमियम दे रहा है तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मतलब जब वो पूरा हो जाएगा तो उसको जो है वो मैच्योरिटी जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो बीमा दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बीमित व्यक्ति की तो उसकी जो वित्तीय क्षति होगी, ठीक है, पैसों से पहले तो यह कि उसको हानि ना उठानी पड़े, तो उसका जो इंश्योर मतलब जिसको नॉमिनेट कर रखा होगा उसने,
तो उसको वो पैसा मिलेगा, पहली बात तो ये है। और जीवन बीमा में बीमा योग्य हित की जो पॉलिसी शुरू होने का समय होना जो है ज़रूरी होता है, कि मतलब इतना टाइम हो जाना चाहिए पर्सन को प्रीमियम देते हुए, जिससे उसको बाद में वो पैसा मिल सके। कि कोई भी एक व्यक्ति बीमित में बीमा योग्य हित तब होता है जब बीमित की जो है वो मृत्यु से उसको वित्तीय क्षति उठानी पड़े। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि एक पति का अपनी पत्नी पर बीमा योग्य हित होता है ना, ठीक है, और पत्नी का पति पर, मतलब दोनों के इंश्योरेंस पे एक दूसरे का जो है वो हित होता है। एक पिता का अपने बच्चों पर होता है, एक लेनदार का अपने देनदार पर होता है, और एक एजेंट का अपने जो मूल पर जो है वो बीमा योग्य हित होता है। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें गुड फेथ। गुड फेथ में क्या है कि जीवन बीमा सद्विश्वास के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब है कि दोनों ही जो विश्वास के पात्र होने, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास होते हैं। दो पर्सन होते हैं, एक तो बीमाकृत व्यक्ति, ठीक है, वो अपने स्वास्थ्य की, अपनी आदतों की, अपनी एज की, अपनी स्पष्ट रूप से सारी जानकारी जो है उसको बीमा कंपनी को दे देनी चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसको वो पॉलिसी ऑफ़र कर सकें। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। पता ही है कि क्या है कि कोई भी जीवन बीमा का सबसे ज़्यादा एक वाइड एरिया है बहुत, उसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास किया, ताकि देश के सभी बीमा करवाने वाले जो व्यक्ति हैं उन तक उस बीमा को करवाया जा सके। योग्य जो व्यक्ति हैं उनको बताया जा सके कि बीमा की क्या वैल्यू है। पिछड़े वर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है इसमें। लोगों को उचित लागत पर मृत्यु होने के पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त की है, कि मतलब उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, आफ्टर डेथ या उनके परिवारजनों को जो फैसिलिटी चाहिए वो पूरी इसमें दी जाती है। आकर्षक योजनाएं होते, जीते जी भी आप बहुत सारे लाभ जो है वो ले सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा जो है वो ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास एक इसमें जितने भी जो फंड इकट्ठे किए जाते हैं, वो जिससे कि मतलब उनका जो पैसा है वो इकट्ठा इसलिए किया जाता है ताकि जो नेशनल वे में उनको जो है कि पहले उनको प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे लोगों से, समुदाय से पैसा इकट्ठा किया गया है। जैसे अगर एक के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सबका पैसा उस चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो उसमें क्या है, अब नेक्स्ट है वो कहते हैं कि जो बीमा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार बीमा योजना बनाना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में इसमें रखा जाता है। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, क्लियर। तो इस वीडियो में ये 3 ही टॉपिक, ठीक है, कि अब ये हमने मीनिंग, सॉरी 4 हो गए हैं टॉपिक, तो कि अगर आपको मीनिंग के बारे में पूछा जाए और ग्रोथ कैसी हुई है इंडिया में ये पूछा जाए 2, और एक आपके लिबरलाइजेशन कैसे होगा इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का 3, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स 4, और इसके ऑब्जेक्टिव्स 5। ये टॉपिक्स जो हैं आप अपने कवर कर लीजिएगा, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी। थैंक यू, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा।